ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष का राशिफल लेकर। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना आप सभी को नए वर्ष की। यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो, ढेर सारी उम्मीदें लेकर आए और आप अपने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आपको खुशियां मिले, ऐसी मेरी शुभकामना और बधाई। अब बात करूंगा मैं आज कि क्या जो है वो आपके लिए नए वर्ष में सितारे कह रहे हैं। एक एक करके हर राशियों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि जो यह राशिफल मैं बताने जा रहा हूं यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, पूरे वर्ष का राशिफल है, सामान्य है, एक तरह से सारांश जैसा रहेगा, क्योंकि आपसे मुलाकात तो साप्ताहिक राशिफल में, गोचर में, मासिक राशिफल में और महत्वपूर्ण अवसरों पर होती रहती है। लेकिन एक वर्ष का जैसे होता है कि भाई एक सामान्य एक दृष्टि डाल लिया जाए कि भाई ये वर्ष किस प्रकार का परिणाम किस किस क्षेत्र में देने वाला है। चाहे हमारा स्वास्थ्य का मैटर हो, चाहे हमारे कैरियर का मामला हो, आर्थिक मामले हो, रिश्तों का मामला हो, कोई सुख दुख की संभावना हो, उसको जो है और किस क्षेत्र में हमें सावधानी रखनी है और किस क्षेत्र में हमको मजबूती से आगे बढ़ना है, तो इन चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा राशिफल में। पूरा जो राशिफल हम बात करते हैं, देखते हैं जब पूरे वर्ष का, तो जो 4 महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनको ध्यान में रख करके बात की जाती है मुख्यतः, और बाकी तो ट्रांजिट हर महीने लगभग होता है, हर महीने दूसरे महीने में, तो वो प्रभाव बदलता जाता है। लेकिन जो मुख्य बातें इस वर्ष में देखने लायक हैं वो ये है कि जो पूरे वर्ष पर्यंत जो शनि रहेंगे, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में 17 जनवरी को ही आ रहे हैं कुंभ राशि में, और फिर पूरे वर्ष पर्यंत जो है वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। राहु केतु मेष और तुला में है, और ये 29 नवंबर तक, यानी लगभग ये भी 11 महीनों तक, 12 में से 11 महीने तक यह मेष और तुला राशि को प्रभावित करेंगे। अंतिम माह में यह जो है वो मीन और कन्या को प्रभावित करेंगे, तो लगभग इनका प्रभाव भी मेष और तुला पर पूरी तरह से बना रहेगा। बृहस्पति देव जो हैं वो पहले क्वार्टर में अप्रैल तक पहले जो 4 महीने हैं शुरुआत के, लगभग 22 अप्रैल तक मीन राशि में है, स्वराशि में, और उसके बाद पूरे वर्ष पर्यंत तक जो बाकी के 8 महीने हैं उसमें वह मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इन सभी का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, जो 7.5 का प्रभाव है, वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियो 7.5 पर ढैया पर मैंने दे दिया है, लेकिन जो 7.5 का प्रभाव रहने वाला है इस पूरे वर्ष पर्यंत, वह मकर, कुंभ और मीन राशि पर रहेगा। मकर का अंतिम, कुंभ का मध्य और मीन राशि के लिए 7.5 इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगी। ढैया का जो प्रभाव रहने वाला है वह इस पूरे वर्ष पर्यंत वह कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर रहेगा। एक चीज़ और, इस हर वर्ष की भांति मैं दे रहा हूँ, चूँकि आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, मेरे यहाँ जो मंदिर है, आश्रम है, वहाँ आप लोगों के लिए पूजा अनुष्ठान होता रहता है। 9 वर्ष पर भी पूरे 9 वर्ष के मंगल कामना के लिए हवन यज्ञ और अनुष्ठान का विधान किया जा रहा है। पिछली बार और उसके पहले कम समय के लिए किया गया था, तो अनुभव ऐसा आया कि अधिक लोग प्रयास चाहते हैं कि हमारे नाम से, हमारे पूरे घर परिवार के नाम से पूजा हवन नए साल के मंगल कामना के लिए हो जाए। तो इस बार 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक पूरा 20 दिन का समय रहेगा, जिसमें किसी भी दिन अपने सुविधा अनुसार आप अपने लिए दिन सुरक्षित कर सकते हैं। और यह सामूहिक नहीं होगा, बल्कि इंडिविजुअल के लिए, उसके परिवार के लिए, कल्याण के लिए पूजा और हवन का विधान किया जा रहा है, जो 1 दिसंबर से हमारी साइट पर उसकी बुकिंग प्रारंभ हो जाएगी, आप उसको बुक कर सकते हैं। अब एक एक करके राशियों का हाल जानेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने, इस वर्ष में आपके लिए। मीन लग्न वालों की बात कर ली जाए, अंतिम लग्न राशि हो जाती है तो बहुत प्रतीक्षा भी कई बार करना पड़ता है। भला इस बार राशिफल एक साथ आ रहा है तो आपको बहुत प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, सबके साथ आपको प्राप्त होगा। लेकिन जब कंबाइंड राशिफल देते हैं तो मीन वालों की शिकायत हो जाती है कि हम लोगों का तो सबसे लास्ट में आता है। देखते हैं क्या कह रहा है यह वर्ष आपके लिए, सितारों की क्या स्थिति है, ग्रह गोचर किस प्रकार के बन रहे हैं। तो इस वर्ष में जो सबसे प्रभावशाली ग्रह देख रहा हूं कि प्रारंभ में गुरु लग्न में ही है, बहुत अच्छी उत्तम स्थिति में है, और अप्रैल के बाद आपके दूसरे भाव में, राहु दूसरे में, अष्टम में केतु। राहु लगभग पूरे वर्ष पर्यंत दूसरे भाव में रहने वाले हैं और केतु अष्टम में रहने वाले हैं। शनि वर्ष के प्रारंभ में ही आपके द्वादश में चले जाएंगे और वहीं पूरे वर्ष बने रहेंगे। कुल मिला के क्या होगा परिणाम?
सबसे पहले कैरियर की बात कर ली जाए। कैरियर के मामले में वर्ष का जो प्रारंभिक हिस्सा है वह स्थान परिवर्तन का संकेत दे रहा है। अपने जिस भी स्थान पर रह रहे हैं, आय, कार्य, व्यापार और करियर के मामले में उस स्थान से दूर जाने की स्थिति बन रही है। कई लोगों के लिए थोड़ी भटकाव की स्थिति भी उत्पन्न होगी कि अनावश्यक भटकेंगे या कुछ शॉर्ट टर्म के लिए कहीं दूर जाएं। तो उसको भटकाव तो नहीं कहेंगे, लेकिन किसी विशेष उद्देश्य के लिए आप साल 2 साल के लिए कहीं दूर जा सकते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ हासिल करके फिर आप अपने स्थान पर आ सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए शॉर्ट टर्म की स्थिति और कुछ लोगों के लिए भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बहुत लंबे समय तक जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ स्थिर रहें, इसकी संभावना कम है, नहीं के बराबर है। आय निरंतर रहेगी। दूर से जिनकी आय है, जो सुदूर से जिनके कार्य, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ऑनलाइन आजकल ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहीं से भी पैसा आ रहा है लोगों का, इस तरह के कामों में अच्छी सफलता मिलेगी। वर्ष के प्रारंभ में कुछ सफलताओं का योग ज़्यादा अच्छा है। शुरुआत का जो भाग है उसमें ज़्यादा बेहतर सफलता है और उसमें पद, प्रतिष्ठा और ख्याति मिलने की भी संभावना है। कुछ विशेष अर्जित कर सकते हैं। जो लोग नौकरी पाने के प्रयासरत हैं, नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वर्ष का प्रारंभ ही उनके लिए कुछ शुभ समाचार उनको दे सकता है और आपको नौकरी इत्यादि प्राप्त हो सकती है, आय का जरिया प्राप्त हो सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए, जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है और उसमें शुभता है। मतलब कोई उसमें बहुत अधिक उतार चढ़ाव जो काम चल रहा है उसके दृष्टिकोण से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और योग बन रहा है और वो ये बन रहा है कि अगर आप धन कहीं अधिक मात्रा में किसी से कर्ज लेकर के लगा रहे हैं तो उसमें बड़ी हानि का योग है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी कार्य व्यापार बड़े धन के साथ बचत का रखा हुआ पैसा लगा करके बिजनेस में आ रहा है और उसी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। आपका बिजनेस रनिंग है, उसमें से पैसा आ रहा है और उसी में से आप उसको उसमें लगा रहे हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, बिना व्याकुलता के, बिना आवेश के, बिना आवेग के, तो उसमें तो सफलता आपको निरंतर प्राप्त होती रहेगी। लेकिन अगर आपने कहीं रिस्क उठाया ज़रूरत से ज़्यादा, क्षमता से अधिक, कि चलो जो है वो 10 करोड़ लगा देते हैं, थोड़ा यहाँ से व्यवस्था करके, थोड़ा यहाँ से व्यवस्था करके और ये नया वेंचर शुरू करते हैं, बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है, लगभग 99% चांसेस हैं कि वो पैसा डूब जाए और आपको बड़ी हानि देखनी पड़े। क्योंकि आवेग और कर्मवश और निर्णय से संबंधित धन हानि का योग बन रहा है। निर्णय से संबंधित धन हानि का, तो आप कोई ऐसा नया निर्णय ना लें, नया प्रयोग ना करें कि आपका जो है वो पैसा डूब जाए। दूसरी बात, कर्ज लेकर के तो भूल के भी इन्वेस्ट मत करिएगा, वैसे भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ग्रह गोचर हैं इस समय वो ऐसे हैं कि वो कर्ज लेकर के दूसरे के भरोसे, दूसरे के बल पर, दूसरे के पैसे पर आपको अपने व्यापार में अपने रिस्क पर काम करने को, यानी धन दूसरे का होगा, रिस्क आप ले लें और लेकर के अपने बिजनेस में लगाएं, इस प्रकार का योग यह वर्ष बना रहा है। उससे एकदम से बचने की सलाह दूंगा, क्योंकि ज्योतिष का यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप पहले प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो आपको बचने की सलाह है। धन के बचत में थोड़ी कमी है, वर्ष सेविंग का नहीं है, तो सेविंग के लिए थोड़ा सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। बचत हालात तब भी बहुत मुश्किल है कि इस वर्ष आप धन बचा पाएँ, लेकिन कम से कम हानि ना हो, इसका ध्यान आपको जरूर इस वर्ष में रखना है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत कठिनाई और भटकाव का योग मीन वालों के लिए बना हुआ था। अब यह योग खत्म होगा इस वर्ष से और बेहतर परफॉर्म करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता, ख्याति और पिता या पिता तुल्य लोगों का खूब सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो एक अच्छी वृद्धि जो है वो आपके उसमें शिक्षा प्रतियोगिता में देखने को मिल रही है और स्थान परिवर्तन के साथ आपके शिक्षा में और वृद्धि हो, इसके स्पष्ट संकेत सितारे दे रहे हैं। और जिन लोगों को कुछ रुकावटें, बाधाएं या प्रतियोगिताओं में, किसी बड़ी प्रतियोगिता में, परीक्षा में आप शामिल हो रहे थे, IAS की, IPS की, इस तरह की कोई परीक्षा आप दे रहे थे, कोई भी बड़ी परीक्षा, अलग देश में हो तो अलग अलग देश में अलग अलग पदों के लिए होती है, भारत में तो सर्वोच्च परीक्षाएं यही सब हैं। तो उन परीक्षाओं में जो लोग असफल हो रहे थे उनके लिए सफल होने का समय अब आ गया है। बाधाएं दूर हो रही हैं, अवरोध खत्म हो रहे हैं और आपको सफलता प्राप्त हो, ऐसे बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गई आपकी करियर की बात और शिक्षा की बात। अब बात करते हैं रिश्तों की। वर्ष का जो पहला हिस्सा है वह विवाह इत्यादि के लिए तो बहुत ही शुभता बनाए हुए, मतलब
हमको लगता है इससे कोई कहते हैं दरवाजा खटखटा करके विवाह हो जाए कि नहीं नहीं बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा का, हालांकि लंबे समय से मीन वाले प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे, उनकी बात चल रही होगी, अभी थोड़ा ऊहापोह की स्थिति होगी, आप निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे, आप खुद स्वयं अनिर्णय की स्थिति में होंगे, वो स्थिति अब दूर होगी, आप स्पष्ट होकर के डिसीजन लेंगे, खुले मन से डिसीजन लेंगे और विवाह के लिए बड़ी शुभ घड़ी दिखाई दे रही है। तो जो लोग योग्य हैं उनको चाहिए कि वो आगे बढ़ें। वर्ष का पहला भाग ज़्यादा शुभ है और लेकिन दूसरा भाग अशुभ नहीं है, हालांकि उसमें कोई बहुत शुभता नहीं आ रही है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, लेकिन किसी अशुभ ग्रह की भी दृष्टि वर्ष के नवंबर तक तो नहीं पड़ रही है, लगभग अक्टूबर तक नहीं पड़ रही है। तो यह वर्ष आपके लिए विवाह इत्यादि के लिए काफ़ी अच्छा अवसर बना रहा है, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। और जिन लोगों के प्रेम संबंध में भी कुछ अरुचि थी, कुछ वैचारिक मतभेद था, कहीं दबाव, भावनात्मक रूप से कहीं डिस्टर्बेंस आप महसूस कर रहे थे, वो चीज़ें भी अब समाप्त होंगी और भावनात्मक रूप से रिश्तों में और प्रगाढ़ता आएगी और नज़दीकियाँ आएगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। विवाह के दृष्टिकोण से जो वर्ष का अंतिम 2 महीना है वो ठीक नहीं है। जैसा मैंने कहा कि पहला अप्रैल तक बहुत शुभ है, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक सामान्य है, अक्टूबर के बाद जो है वो विषम है, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, अशुभ है। हालांकि वो समय भी जिनकी सेकेंड मैरिज होनी है, बहुत गहरा कोई पहला रिश्ता टूट चुका है, वो दूसरे रिश्ते में डाल सकता है वो समय, दूसरा विवाह करवा सकता है वो समय, लेकिन उसमें बहुत शुभता नहीं है। तो अगर उस दौरान अगर आपका कोई रिश्ता हो रहा हो अक्टूबर से, हालांकि राशिफल की बात होती रहेगी बीच बीच में आपसे, लेकिन अगर अक्टूबर के बाद कोई बात बन रही हो, या कई बार होता है कि फरवरी मार्च अप्रैल में आपने फिक्स कर लिया, एंगेजमेंट कर लिया और शादी आप रख रहे हैं नवंबर में, तो कोशिश करिएगा कि उसको नवंबर में मत ले जाइएगा। वैसे तो राशिफल मासिक जनरली बताता हूँ, लेकिन कोशिश करिएगा जो लोग वार्षिक राशिफल देख रहे हैं, अगर मीन लग्न जातक की है, आपकी है, आपके बच्चे की है, आपकी बच्ची की है, तो अगर बात चले तो उसको अक्टूबर से पहले विवाह में कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि नवंबर से जो है वो अच्छा योग नहीं बनेगा विवाह का। और एक या तो उसमें बाधाएं बहुत आएंगी, या उसमें कोई विवाह के दौरान, कई बार विवाह जो है वो दुर्घटनाओं के लिए भी जाने जाते हैं, मतलब लड़के लड़की की तो शादी हो गई, लेकिन उसमें कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है जो ज़िंदगी भर याद रहती है कि शादी में ऐसा हुआ। तो वो समय थोड़ा शुभ नहीं है, कुछ उस तरह का संकेत दे रहा है आपके लिए बचने। हाँ, जो दूसरे विवाह वाले हैं या जो दूसरा रिश्ता में जाना चाहते हैं उनके लिए समय कुछ अनुकूल रहेगा, शुभता तो उसमें भी नहीं रहेगी। तो ये हो गई रिश्तों की बात। संतान के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो जनवरी के बाद संतान की प्लानिंग अगर आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। जनवरी तक तो संतान की प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन जनवरी लास्ट से लेकर अप्रैल के लास्ट तक बहुत शुभ समय है, बहुत शुभ समय है। तो जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे की, वो जनवरी के तीसरे सप्ताह से लेकर अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। उसके बाद का समय भी अशुभ नहीं है, लेकिन बच्चा अगर इस दौरान गर्भ में आता है, या बच्चा इस दौरान जिन्होंने पहले तो खैर बड़ी बड़ी बाधा थी, हालांकि इस दौरान अगर कहीं उतार चढ़ाव जिन लोगों ने देखा होगा उनके लिए शुभ समय संतान प्राप्ति के लिए भी, लेकिन अगर प्लानिंग करते हैं उस दौरान तो वो बड़ा शुभ समय है। और उस समय अगर बच्चा गर्भस्थ होता है तो काफ़ी अच्छा, अधिक उम्मीद है कि वह अच्छा हो। आपकी कुंडली से हमेशा संतान के लिए भी आपकी स्थायी कुंडली और आपके जीवन साथी की कुंडली अधिक महत्वपूर्ण होती है। और दोनों की कुंडली खराब हो, नाड़ी दोष हो, तो कभी विवाह भी नहीं करना चाहिए। अगर विवाह नहीं हुआ है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस वर्ष की अगर मैं बात करूं तो आप जनवरी का तीसरे सप्ताह से अप्रैल के मध्य तक आप जो है वो संतान के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, शुभ समय दिखाई दे रहा है, उसमें प्राप्तियां होंगी। धन संपदा की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए वर्ष का प्रारंभ बहुत अच्छा है और पूरा वर्ष सामान्य है। वर्ष का प्रारंभ बहुत अच्छा और पूरा वर्ष सामान्य स्थिति बना रहा है। धन संपत्ति खरीदने के मामले में कोई अशुभता नहीं है। मुहूर्त देख करके आप वाहन, जमीन, जायदाद खरीदना चाहते हैं, स्थिति अनुकूल हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि किसी बड़े अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं रहने जा रहा है आपके चतुर्थ भाव में। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखा करिए कि बुकिंग करते समय जब भी ज़मीन या फ्लैट आप लें, बुकिंग करने वाला मुहूर्त अवश्य देखें। दूसरा मुहूर्त अगर प्लॉट लिए हैं तो कंस्ट्रक्शन के समय प्रारंभ करते समय, और तीसरा मुहूर्त गृह प्रवेश के समय। तो अगर फ्लैट लेना है तो बुकिंग और गृह प्रवेश, प्लॉट लेना है तो बुकिंग, कंस्ट्रक्शन और गृह प्रवेश, ये 3 मुहूर्त उस स्थिति में, और 2 मुहूर्त अवश्य देखा करिए क्योंकि उसका बड़ा महत्व होता है। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग टोकन कभी भी दे देते हैं, फिर जब रजिस्ट्री के दिन जाएंगे मुहूर्त देखने तो रजिस्ट्री तो प्लानिंग है
ऑनगोइंग प्रोसेस है, रजिस्ट्री असली दिन नहीं हुआ। जिस दिन आप एग्रीमेंट में जाते हैं वही दिन निश्चित कर देता है कि आपका आगे का काम जो है वो कैसा होने वाला है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर मैं देख रहा हूँ कि विशेष जो मैं कहूँ, अब स्वास्थ्य की बात कर ली जाए। स्वास्थ्य के मामले में वर्ष का प्रारंभ बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद का समय बहुत अच्छा नहीं है। अप्रैल के बाद सेहत को लेकर सावधान रहिएगा। जितने वर्किंग प्रोफेशनल हैं, नॉन वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी कमर का निचला हिस्सा परेशान कर सकता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी नर्वस सिस्टम से संबंधित, हड्डियों में दर्द से संबंधित, जोड़ों में परेशानी, यह बहुत से लोगों को परेशान कर सकती है और अप्रैल के बाद इसमें थोड़ी और वृद्धि हो जाए इसके संकेत हैं। कहीं चोट चपेट भी लग सकता है, उसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए, विशेष करके कमर और कमर के निचले हिस्से में। और कुछ लोग सर्जरी के लिए भी जा सकते हैं अगर केतु मंगल की स्थिति बन रही है। तो आपके लिए जो मार्केश ग्रह हैं वो हैं शुक्र और बुध। शुक्र और बुध की दशा अंतरदशा हो और उसमें कहीं शनि का भी कॉम्बिनेशन बन जाए और अंतर प्रत्यंतर में कहीं बृहस्पति आ जाए तो अप्रैल के बाद विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला भी थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा नकारात्मक है। बहुत कोई कैपिटल या बहुत बड़ा डैमेज होने की संभावना नहीं है, लेकिन चोट चपेट, बीमारी और कुछ मामलों में सर्जरी का योग यह वर्ष बना रहा है। तो स्वास्थ्य के लोग को लेकर के थोड़ा सा संवेदनशील है। अब बात कर लेते हैं कि उपचार क्या करें। एक तो शनि देव को थोड़ा प्रसन्न किए रहिए। अगर मीन लग्न के साथ साथ चंद्र राशि मीन राशि भी हो तो शनि की 7.5 का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। कई लोगों को भटकाव दे सकते हैं। अगर शिक्षा प्रतियोगिता और आय में नए प्रयोग कर रहे हैं, मतलब पहले से आय नहीं चल रही है, तो यह वर्ष कई बार कई लोगों से नए प्रयोग करवा देगा और हानि भी करवा देगा और भटकाव भी उत्पन्न करेगा, स्थिर नहीं हो पाएंगे। तो जिनका चल रहा है पटरी पर काम उनके लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर नया प्रयोग करने के लिए यह वर्ष बहुत अनुकूल नहीं है, यह भटकाव उत्पन्न कर सकता है। तो एक तो शनि देव की पूजा आराधना, दूसरा धन जो है वो सोच समझ के लगाना है। इसके लिए राहु और केतु दोनों की थोड़ी शांति पूजा आप करें, उनके लिए दान वगैरह करें, अनुष्ठान करवा दें तो अति उत्तम। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की आराधना पूरे वर्ष पर्यंत आपको करना है और माँ लक्ष्मी की आराधना में उनके मंत्र का जप कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। शाम के समय कुछ ना हो तो जो सफ़ेद सुगंधित पुष्प होते हैं, बेला है, चमेली है, रजनीगंधा है, रात रानी है, ये जो मोंगरा का फूल है जिसमें खूब खुशबू होता है और जो शाम में खिलते हैं, वो पुष्प ला करके माँ लक्ष्मी को अर्पित करके लाल चंदन वगैरह चढ़ा करके उनको और धूप दीप जला करके थोड़ी देर उनका ध्यान अवश्य करें। लाल कपड़े पे रख दें माँ लक्ष्मी के, छोटी प्रतिमा भी हो तो कोई बात नहीं, श्री यंत्र हो माँ लक्ष्मी का जो आता है स्फटिक वगैरह का, उसको रख के उसकी पूजा कर सकते हैं। तो उनको शाम को सुगंधित पुष्प आप नियमित चढ़ाना शुरू कर दें, उससे बड़ा लाभ होगा। धन के मामले में हानि होने की संभावना जो है वो घट जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहते हैं तो कमलगट्टे की माला पर करें, अति उत्तम। शुक्रवार के दिन अगर कमल का पुष्प मिल जाए तो वो भी अर्पित कर दें, सर्वोत्तम। तो इस तरह के प्रयोग जो है वो आप करते हैं तो उससे आपके धन के में राहत होगी। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा राहु केतु की अगर दशा अंतरदशा चल रही हो तो उनकी शांति पूजा करा करके और रुद्राभिषेक जो है इस वर्ष में आप 2-4 बार अवश्य करा लें, जिससे आपका यह वर्ष और बेहतर हो सकेगा। तो यह था इस वर्ष का सारांश, एक सारांश स्वरूप लेखा जोखा इस वर्ष के लिए आपके लिए कि किस प्रकार के ग्रह जो है वो संभावित परिणाम देने की ओर संकेत कर रहे हैं। आप अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से और ईश्वर की कृपा से इस वर्ष को और बेहतर बनाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप सभी से आपके लिए यह वर्ष आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः नव वर्ष की बधाई देते हुए आप सभी से विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।